हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के आपने नियमों का नाम तो सुना ही होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ये जाना पहचाना हमारा नियम है। तो इसी नियम से संबंधित ये हमारा पूरा चैप्टर है। पहली बार आप इस ऊष्मागतिकी के मतलब ये जो शब्द है इसको हम डिटेल में पूरे चैप्टर के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे शब्दावली है जिससे परिचित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले आज जानेंगे कि निकाय या तंत्र, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सिस्टम, क्या है ना। निकाय या तंत्र किसे कहते हैं, और निकाय और तंत्र की परिभाषा में ही आपको एक और चीज़ मिल जाएगी कि परिपार्श्विक, है ना, या इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं परिवेश। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे सराउंडिंग। क्या है? तो हमारा एक प्रश्न बनता है कि निकाय या तंत्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और निकाय की जब परिभाषा हम पढ़ते हैं तो परिवेश शब्द उसमें अपने आप आ जाता है। देखिए, निकाय और परिवेश जो है वो रिलेटेड है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स जिसमें सब कुछ आ गया है ना, जिसमें जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पाताल, सभी प्रकार के तत्व इसके अंदर आ गए। ब्रह्मांड यानी कि पूरी सृष्टि, है ना। अब ब्रह्मांड इतना बड़ा विशाल शब्द है, वो हमारी केमिस्ट्री में कहाँ से आया? तो ब्रह्मांड का वह भाग, है ना, शब्द पे ध्यान देना। मान लीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अध्ययन करने के लिए चुनते हैं। मान लीजिए कि हमें इस स्क्वायर का अध्ययन करना है। शब्द पे ध्यान देना, परिभाषा भी यही है कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम हमारे अध्ययन करने के लिए चुनते हैं उसे तो हम कहते हैं निकाय, ठीक है, यानी कि सिस्टम यानी तंत्र। और ब्रह्मांड का शेष बचा भाग जो निकाय को आसपास से घेरे रहता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परिवेश, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो सराउंडिंग, ठीक है। तो कितनी इजी डेफिनेशन है परिवेश और निकाय की, कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अध्ययन करने के लिए चुनते हैं वो तो हमारे लिए हो जाएगा निकाय, और ब्रह्मांड का शेष बचा भाग जो निकाय को आसपास से घेरे हुए है उसको हम कहेंगे परिवेश, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हैं और अभी चाय, कॉफ़ी, दूध जो भी आप ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक चाय का प्याला है, ठीक है, ये हमारे पास में एक कप चाय रखी गई है, ठीक है, और हम इस कप का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कप तो हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टम। और ये कप जिस कमरे में रखा है, यानी इस कप के आसपास का जो वातावरण है वो क्या कहलाएगा? परिवेश। ब्रह्मांड तो काफ़ी बड़ा है, तो वह भाग जो निकाय का भाग नहीं है वो परिवेश कहलाता है, और निकाय वह भाग होता है जिसको हम अध्ययन करने के लिए चुनते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छी तरह से। अब ये जो हमारे निकाय होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। 3 प्रकार कौन कौन सा? एक है खुला तंत्र या खुला निकाय, एक होता है बंद निकाय, और एक होता है विलगित निकाय, है ना। पढ़ते हैं हम इसके बारे में कि क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं खुला तंत्र या खुला निकाय। खुला निकाय इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम या खुला निकाय। अब देखिए, निकाय तो समझ गए ना, निकाय वह भाग जिसका हम अध्ययन करते हैं, और परिवेश वह भाग जो उसको चारों ओर से घेरे रहता है। यदि मान लीजिए कि निकाय और परिवेश के मध्य, यहाँ हम लिख देते हैं निकाय और यहाँ लिख देते हैं परिवेश। यदि निकाय और परिवेश के मध्य ऊर्जा और पदार्थ के लिए हम द्रव्य शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। तो जब निकाय और परिवेश दोनों के मध्य ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान हो जाए
तो उसे हम कहते हैं खुला निकाय। पदार्थ का भी आदान प्रदान हो जाए, ऊर्जा का भी आदान प्रदान हो जाए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि खुले कप में रखी चाय या कॉफ़ी, वो जो मैंने सामने चित्र बनाया है, अब उसको हम डिटेल में समझते हैं, है ना। मान लीजिए कि चाय का कप रखा है, इसके अंदर गर्मा गर्म चाय, दूध, कॉफ़ी जो आपको पीना पसंद है वो रख लीजिए, है ना। अब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, ये तो हुआ हमारा निकाय, है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे कमरे में जब चाय का कप रखा होता है तो थोड़ी देर बाद चाय की जो ऊर्जा है, गर्म ऊष्मा, वो वातावरण को चली जाती है ना। चाय की जो गर्म ऊष्मा है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, तो चाय की गर्म ऊर्जा, जो निकाय की गर्म ऊर्जा है, वो तो परिवेश को चली जाती है, और परिवेश की जो ठंडी ऊष्मा है, ठंडी ऊर्जा है, वो चाय में आ जाती है। अभी ठंड के मौसम में तो चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है कि हमने एक कप चाय रखी, 15 मिनट हमें कुछ काम आ गया, हम करने लग गए, आके देखा चाय बिल्कुल ठंडी हो गई। मतलब चाय की ऊष्मा परिवेश को मिल गई, परिवेश की ठंडी ऊष्मा चाय को मिल गई। तो ये तो हुआ ऊर्जा का आदान प्रदान। पदार्थ का आदान प्रदान कैसे होता है, कुछ मात्रा में जो चाय के अंदर जो वाष्प के कण थे, जल के कण, वो चले गए तो हमारी चाय बिल्कुल इतनी सी कम हो जाती है। अब आप सोचोगे नहीं हमारी तो चाय फुल भरी है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती है, वाष्प के रूप में जल के अणु निकल जाते हैं, तो कुछ मात्रा तो कम होती है। तो वह निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम कहते हैं खुला निकाय। दूसरी बात करते हैं, बंद निकाय। बंद निकाय में क्या होगा, बंद निकाय को हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा कि निकाय और परिवेश, इनके मध्य केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, केवल ऊर्जा का विनिमय होगा, पदार्थ का कोई विनिमय नहीं होगा, है ना। उसको कहते हैं हम बंद निकाय। परिभाषा भी कितनी सिंपल है कि ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के मध्य केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, पदार्थ का नहीं, उसे हम बंद निकाय कहते हैं। खुले निकाय का उदाहरण तो क्या था, खुले कप में रखी चाय कॉफी, खुले कप में रखी चाय या कॉफी, है ना। बंद निकाय का उदाहरण है कि स्टील के डब्बे में बंद करी हुई चाय या कॉफी। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक स्टील का डब्बा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई बीमार है, हमें उसे चाय लेके जाना है, घर से हॉस्पिटल जाना है चाय लेकर, तो हमारे पास एक कैसे उठाने वाला टंगन वाला डब्बा होता है। तो हमारे पास में ऐसा एक डब्बा है जिसके अंदर हम गरम गरम चाय भर के ले जा रहे हैं, और ये स्टील का डब्बा है। जब हमने चाय इसके अंदर रखी थी तो ये स्टील का डब्बा तो हमारे लिए क्या हो गया, निकाय, है ना। ये तो है हमारा निकाय। अब हम घर से निकले गरम गरम चाय कॉफ़ी भर के, और घर से लेकर तो हम बस स्टैंड पे गए, बस स्टैंड के पास में हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम हमारे पेशेंट के पास गए, हमको 10 मिनट लग गए ऐसा करने में। तो तब तक क्या हुआ कि निकाय की जो ऊर्जा थी, जो गर्म ऊष्मा थी, चाय की ऊष्मा स्टील के डब्बे से बाहर चली गई, और स्टील के डब्बे से जो वातावरण की ठंडक थी वो डब्बे के अंदर आ गई। तो आपकी जो चाय है वो तो ठंडी हो गई, लेकिन जब हमने इसके ढक्कन को ओपन करके देखा, इसका ढक्कन जब खोल के देखा तो उसमें पानी की बूंदें थी। क्योंकि यहाँ पर ये बंद निकाय का उदाहरण है, ढक्कन बंद है, तो जो पानी के अणु जो वाष्पीकृत होकर उड़ गए थे इस वाले उदाहरण में, इसमें ऐसा नहीं हो पाया। तो इस प्रकार के निकाय में केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान होता है, पदार्थ का नहीं, उसे हम कहते हैं बंद निकाय। आया समझ में अच्छी तरह से। उदाहरण क्या लिखेंगे, स्टील के डब्बे में रखी चाय या कॉफ़ी, खुले कप में रखी चाय, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टील के डब्बे में रखी चाय, ये बंद तंत्र का उदाहरण है। अब आता है तीसरा, तीसरे का नाम है विलगित, यानी इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, बंद तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होगा इसमें, देखिए, इसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा पदार्थ दोनों का आदान प्रदान हो रहा था। इसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा का तो आदान प्रदान होता है, लेकिन पदार्थ का नहीं, उसको कहते हैं बंद निकाय। विलगित निकाय में क्या होगा, विलगित निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य
ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होगा। ऐसे निकाय को हम कहते हैं विलगित निकाय। विलगित निकाय का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? थर्मस फ्लास्क का नाम सुना होगा आपने, है ना। अब हम पहले दिन हॉस्पिटल गए, हमको सबक मिल गया। क्या सबक मिल गया हमको? ये मिला कि भैया घर से हॉस्पिटल जाने में चाय ठंडी हो जाती है, तब हम सामान्य स्टील के डब्बे में चाय ले जाने की बजाय थर्मस फ्लास्क के अंदर चाय लेकर गए। तो थर्मस फ्लास्क की संरचना कैसी होती है ना, इस तरह का होता है कि उसके अंदर एक कांच की परत होती है ना, एक स्टील का भी आवरण होता है। ऐसे 2-3 आवरण उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा इस तरह का ये थर्मस फ्लास्क है। अब इसके अंदर रखी गई है हमारी चाय या कॉफ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है वो ऊष्मारोधी परत है। ये ऊष्मारोधी परत क्या करती है? ये निकाय किसको बोलेंगे? ये जो आपका थर्मस फ्लास्क है ये तो हो गया निकाय, और जो उसके आसपास का जो कमरा है या जो वातावरण है वो क्या हो जाएगा? परिवेश। तो निकाय और परिवेश के बीच में एक ऊष्मारोधी परत आपको यहाँ नजर आ रही है, जिससे ना तो ऊष्मा यानी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, पदार्थ का आदान प्रदान होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो थर्मस, इसका उदाहरण हम लिखेंगे कि थर्मस फ्लास्क में रखी चाय या कॉफी। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के निकाय मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि निकाय किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अध्ययन करने के लिए चुनते हैं उसे तो हम निकाय कहते हैं, और निकाय के आसपास का वह भाग जो निकाय को चारों ओर से घेरे रहता है उस भाग को हम परिवेश कहते हैं। निकाय 3 प्रकार के होते हैं, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। खुला निकाय का अर्थ यह है कि ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश दोनों के मध्य ऊर्जा और पदार्थ दोनों का अच्छी तरह से आदान प्रदान हो सके, उसे खुला निकाय कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे कमरे में रखी हुई कप में रखी गई चाय कॉफ़ी, है ना, खुले कप में रखी चाय या कॉफ़ी थोड़ी देर बाद वो अपने आप ठंडी हो जाती है, उसकी कुछ मात्रा कम भी हो जाती है। दूसरी बात, बंद निकाय, ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश दोनों के मध्य ऊर्जा का तो एक्सचेंज होता है परंतु पदार्थ का नहीं। जैसे कि स्टील के डब्बे में रखी चाय, स्टील के डब्बे में रखी चाय थोड़ी देर बाद ठंडी ज़रूर हो जाती है परंतु उसमें पदार्थ का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरा उदाहरण, विलगित निकाय। तो ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ना तो ऊर्जा का एक्सचेंज होता है और ना ही परिवेश ना ही पदार्थ का एक्सचेंज होता है, उसको हम विलगित निकाय कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है थर्मस फ्लास्क के अंदर रखी चाय कॉफ़ी, क्योंकि उसके अंदर एक ऊष्मारोधी परत होती है, एक स्टील का आवरण होता है, एक प्लास्टिक का आवरण होता है। इतने सारे आवरण होने के कारण जो आपकी थर्मस में रखी हुई चाय होती है वो 1-2 घंटे तक भी ठंडी नहीं होती है। 1-2 घंटे क्या, अगर जैसे मान लीजिए कि हमें रात को हम दूध गर्म करके ले गए हैं तो वो सुबह तक भी गर्म रहता है। तो ये तीनों बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो ये तो था निकाय और परिवेश की परिभाषा। अब एक अगला छोटा सा प्रश्न हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या करना होगा, ऊष्मागतिकी नामक जो पार्ट है उसमें कुछ ऐसे टर्म्स है, कुछ शब्दावली है जो आप लोग पहली बार सुनेंगे, जैसे परिवेश और ये सब कुछ हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है, पदार्थ के विस्तीर्ण और गहन गुण किसे कहते हैं, है ना। पदार्थ के विस्तीर्ण गुण और एक होता है गहन गुण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंसिव। विस्तीर्ण यानी कि एक्सटेंसिव और गुण मतलब कि प्रॉपर्टीज। पदार्थ के विस्तीर्ण गुण, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे पदार्थ के गहन गुण। गहन गुण को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो क्या है इसका अर्थ समझते हैं। पहले हम विस्तीर्ण गुणों का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ के ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं परंतु प्रकृति पर नहीं, उसे हम पदार्थ के विस्तीर्ण गुण कहते हैं। ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करें उसे पदार्थ के विस्तीर्ण गुण कहा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान, देखो पदार्थ की मात्रा
पर निर्भर करने वाले गुण, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करने वाले गुणों को विस्तीर्ण गुण कहते हैं। पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करने वाले गुणों को विस्तीर्ण गुण कहते हैं। विस्तीर्ण गुण कहते हैं। अच्छा, ये किस पे निर्भर करते हैं? मात्रा पर। ये इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, है ना। ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? इसके उदाहरण होंगे जैसे कि द्रव्यमान, है ना। अपन बोलते हैं ना कि भैया 1 किलोग्राम शक्कर देना या 1 मिलीग्राम देना या ½ kg देना, तो किलोग्राम मिलीग्राम। तो ये द्रव्यमान जो है ये पदार्थ का मात्रात्मक गुण है। 1 किलो शक्कर, तो इसमें शक्कर इंपॉर्टेंट नहीं है, शक्कर का मिठास है, शक्कर के जो अन्य रासायनिक गुण या भौतिक गुण है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे मात्रा, क्वांटिटी से रिलेशन है ना। इसके अलावा आयतन, द्रव्यमान, आयतन, आयतन मतलब कि पदार्थ कितना स्थान घेरता है, तो ये भी पदार्थ के विस्तीर्ण गुणों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मोलों की संख्या, है ना, अणुओं को हम मोलों की संख्या में लिखते हैं। पता ही आपको इसकी संख्या कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो ये पदार्थ के मात्रात्मक गुणों, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अच्छा, इनको मात्रात्मक गुण भी कह सकते हैं ना, इन्हें मात्रात्मक गुण भी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि ये मात्रा पर डिपेंड करते हैं। अब सोचिए पदार्थ के गहन गुण किसको कहेंगे? तो पदार्थ के ऐसे गुण जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करने वाले गुणों को, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करने वाले गुणों को गहन गुण कहते हैं। और ये किस पे निर्भर करते हैं? प्रकृति पर। ये मात्रा पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं। अब पदार्थ की प्रकृति, हर पदार्थ का जो गुण होता है उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे हम लोगों ने 5th चैप्टर में पढ़ा कि भैया पृष्ठ तनाव सभी द्रवों का अलग अलग होता है, सभी द्रवों की श्यानता अलग अलग होती है। श्यानता मतलब कि पदार्थ के बहने का गुण। जैसे पतले द्रव जो होते हैं उनकी श्यानता कम होती है, जैसे तेल, पानी बहुत जल्दी बह जाते हैं तो उनकी श्यानता कम होती है, मात्रा चाहे जितनी भी हो। शहद या ग्लिसरीन वो बहुत गाढ़ा द्रव होता है तो उसकी श्यानता बहुत अधिक होती है, चाहे आप इतना सा ग्लिसरीन लो, इतना सारा लो। यहाँ पे मात्रा, क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे उसके गुण, प्राकृतिक गुणों से लेना देना होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और नए शब्द हैं। एंथैल्पी, ये आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, ये ऊष्मा का ही एक प्रकार होता है। पदार्थ की एंथैल्पी, पदार्थ की मुक्त ऊर्जा, तो ये सब गहन गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि पदार्थ के विस्तीर्ण गुण और मात्रात्मक गुण किसे कहते हैं? तो पदार्थ के वे गुण जो उसकी मात्रा पर डिपेंड करते हैं, प्रकृति पर नहीं, उनको तो विस्तीर्ण गुण कहते हैं। और वे गुण जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर नहीं, उनको हम गहन गुण कहते हैं। एकदम क्लियर? अच्छा, इसके बाद और छोटे छोटे से कुछ शब्द आएंगे जिनको हम पढ़ लेते हैं। केवल छोटी छोटी सी परिभाषाएं ही हमको इसमें लिखनी है। जैसे पहला पूछा गया है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला बताया गया है समतापीय प्रक्रम। नाम से ही स्पष्ट है, समतापीय प्रक्रम। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप, अब निकाय क्या है समझ गए ना अच्छी तरह से? निकाय ब्रह्मांड का वह भाग होता है जिसे हम अध्ययन करने के लिए चुनते हैं। तो इसका उत्तर है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप अभिक्रिया होने तक एक समान बना रहता है उसे हम समतापीय प्रक्रम कहते हैं। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है और रासायनिक अभिक्रिया में निकाय का ताप अगर स्थिर है, एक जैसा है, तो ऐसे प्रक्रमों को समतापीय प्रक्रम कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे समदाबीय प्रक्रम, है ना। तो ऐसा प्रक्रम, अच्छा समतापीय, समदाबीय से मुझे और शब्द याद आए कि पदार्थ के जो गहन गुण हैं उसमें ताप, दाब भी तो आ सकता है ना। जैसे गलनांक, क्वथनांक पर्टिकुलर होता है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्कोहल का क्वथनांक मान लीजिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये इनके स्वयं के मात्रात्मक गुण हैं, सॉरी मात्रात्मक नहीं, गहन गुण हैं। चलिए, तो समदाबीय प्रक्रम,
ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब अभिक्रिया के अंत तक एक समान बना रहता है। जब दाब एक समान बना रहता है अभिक्रिया के दौरान तो ऐसे अभिक्रियाओं को समदाबीय प्रक्रम कहते हैं, है ना। फिर अगला आता है तीसरा, सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थों का आयतन एक समान बना रहता है तो उसे हम सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। अगला जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम कहते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम क्या चीज है? रुद्रोष्म प्रक्रम का मतलब है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है। निकाय और परिवेश के मध्य जब ऊर्जा का विनिमय ना हो तो ऐसे प्रक्रम को रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। यानी निकाय की ऊष्मा निकाय के पास रहे, परिवेश की तरफ एक्सचेंज ना हो। जैसे वो अपना कौन सा था लास्ट वाला, विलगित प्रक्रम, उससे रिलेटेड है ये कि निकाय और परिवेश के बीच जब किसी भी प्रकार से ऊर्जा का आदान प्रदान ना हो तो उसे रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। अगला तो हमारा जाना पहचाना शब्द है उत्क्रमणीय प्रक्रम। नाम से ही समझ गए होंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम किसको कहेंगे? ऐसा प्रक्रम जिसमें अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है कि अभिकारक को उत्पाद में और उत्पाद को अभिकारक में बदला जा सकता है। ऐसे प्रक्रमों को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं और इसमें उत्क्रमणीय चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। और छठा होगा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहते हैं? तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिसमें अभिकारक को केवल उत्पाद में बदला जाता है, उत्पाद को अभिकारक में नहीं। यानी ऐसे प्रक्रमों में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, उनको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और हाँ, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि समस्त प्रक्रम जो है संसार के समस्त प्रक्रम अनुत्क्रमणीय ही हैं और संसार के समस्त अनुत्क्रमणीय प्रक्रम स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। स्वतः मतलब कि अपने आप होने वाले। लेकिन जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं वो अपने आप नहीं होते हैं। उसके लिए हमें ताप, दाब, आयतन, सांद्रता उन सबको मेंटेन करना होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पर ही ये दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकते हैं। परंतु संसार के जितने भी प्रक्रम हैं वो सारे समस्त प्रक्रम अनुत्क्रमणीय हैं और जितने भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बार बार चाय कॉफ़ी की बात कर रहे हैं कि भैया ये चाय का कप है, इसके अंदर चाय रखी हुई है और थोड़ी देर बाद एक गर्मा गर्म चाय का क्या हाल होता है अगर नहीं पिएंगे तो? ये चाय की ऊष्मा वातावरण को चली जाती है और चाय अपने आप ठंडी हो जाती है। मतलब कि गर्म चाय जो होती है वो अपने आप ठंडी हो जाती है। क्या ठंडी चाय अपने आप गर्म होगी? नहीं। तो कैसा प्रक्रम है ये? स्वतः। चाय को ठंडा नहीं करना पड़ा, अपने आप चाय ठंडी हो गई, तो ये स्वतः प्रक्रम है। और ये अनुत्क्रमणीय भी तो है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक दिशा में चल रहा है। मतलब कि गर्म चाय अपने आप ठंडी हो सकती है, ठंडी चाय अपने आप गर्म नहीं होगी, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसे ताप देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको ताप, दाब, आयतन, सांद्रता निश्चित करने पर वो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। परंतु अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हमेशा स्वतः और अपने आप कंप्लीट होते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी। आज का ये जो 6th चैप्टर का पहला वीडियो है इसमें हमने सभी प्रकार के शब्दों का अध्ययन किया। अगली वीडियो में इस चैप्टर का और डिटेल हम जानेंगे।